देखिए वी हैव डिस्कस द वन पॉइंट हियर, रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल। क्या बोलता है उस प्रिंसिपल के अंदर है कि मोर रिएक्टिव हैलोजन क्या होता है, लेस सिलेक्टिव एंड वाइस वर्सा। अगर हमारा सेम कंपाउंड है एन ब्यूटेन, हमारा कंपाउंड दिया है, इसका हमने रिएक्शन का ब्रोमिनेशन, उस पॉइंट को समझने के लिए कि मतलब क्या होगा रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल का, उससे क्या फर्क पड़ेगा आइसोमर के परसेंटेज के ऊपर, उसको समझने के लिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है। कंपाउंड सेम है एन ब्यूटेन, इसका रिएक्शन किया हमने किससे, ब्रोमीन से सनलाइट के प्रेजेंस में, रिएक्शन हुआ उसमें मोनो ब्रोमिनेशन। अंडरस्टूड है मोनो ब्रोमिनेशन। आपको मैंने यहाँ प्रोडक्ट बना दिया आपके हेल्प के लिए कि इस रिएक्शन में ये दो प्रोडक्ट बनते हैं, 1 ब्रोमोब्यूटेन और यहाँ पे 2 ब्रोमोब्यूटेन। लाइक हमारा पिछला केस में क्या था, 1 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन, उसी टाइप के दो प्रोडक्ट बनते हैं। अब यहाँ पर क्या निकालना है आपको, दोनों आइसोमर का निकालना है परसेंटेज। ये मिक्सचर में दोनों आइसोमर का कितना कितना बनेगा परसेंटेज, आपको इस क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है, तो जो हमने कल डेटा दिया था आपको है, जो हमने आपको डेटा दिया था लास्ट उसमें पॉइंट में भी क्या था डेटा, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या था क्लोरीन का, प्राइमरी एच के लिए 1 था, सेकेंडरी में 3.8 था और टर्शियरी में 5 था। ब्रोमीन में क्या होता है 1 फॉर प्राइमरी हाइड्रोजन, फॉर सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या होता है रेट 82 टाइम मोर देन प्राइमरी हाइड्रोजन, एंड फॉर टर्शियरी हाइड्रोजन कितना होता है 1600 टाइम्स मोर देन द प्राइमरी हाइड्रोजन। उस डेटा को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन के करने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फिर हम इसका आंसर देखते हैं। नाउ कमिंग ऑन सॉल्यूशन और आंसर पार्ट। देखिए इस क्वेश्चन में हम अगर देखते हैं ध्यान से तो क्या दिख रहा है आपको, इस केस में दो प्रोडक्ट बनेंगे सेम टाइप के हैं, यहाँ पर भी ये प्राइमरी कार्बन है, दोनों इक्विवेलेंट है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो इसमें कितना कितना बनेगा टाइप में आइसोमर में 1 में और 2 में। कौन सा टाइप हाइड्रोजन का दिया है, रिप्लेसिंग प्राइमरी हाइड्रोजन, यहाँ पे रिप्लेसिंग सेकेंडरी हाइड्रोजन। नंबर कितना है इसका, यहाँ पर देखते हैं स्टार्टिंग कंपाउंड में 6 था या 4 है, सेम है। ब्रोमीन का क्या होता है रिएक्टिविटी, प्राइमरी के लिए 1 है, फॉर सेकेंडरी कितना होता है 82 टाइम देन द प्राइमरी हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या होगा वेट रिएक्टिविटी, ये क्या प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स x इंटू वाई, 6 इंटू 1 6 हो गया, यहाँ पे है 4 इंटू 82 328 हो गया इस केस में। अगर ये रेशियो मिलेगा हमको, मिलेंगे दो आइसोमर इस रेशियो में, इनका ये रेशियो है दो आइसोमर्स का। अब रेशियो से निकालना है परसेंटेज, तो कैसे निकालते हैं, दोनों ऐड कर लेते हैं, 334 हो गया। तो इससे अगर निकालते हैं पहले वाले का परसेंटेज 6 डिवाइड बाई 334 इंटू 100, ये आपका आएगा अराउंड 1.8%। और यहाँ पे कितना आएगा 328 बाई 334 इंटू 100, इट इज मोर देन 98, मीन्स अराउंड 98.2%। तो आप देख सकते हैं आराम से यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि ब्रोमीन क्या था, लेस रिएक्टिव होता है। इसका मीनिंग क्या है, इट इज हाईली सिलेक्टिव टू रिप्लेस दैट हाइड्रोजन which can form more stable type free radical, which can form more stable type free radical। आई होप आपको पॉइंट में आ गया होगा। चलिए इसमें आप एक क्वेश्चन और करेंगे, परसेंटेज वाला एग्जांपल दे रहा हूं करने के लिए कि अगर हमारा कंपाउंड सपोज होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका हमने रिएक्शन है क्लोरीनेशन से, फिर से क्या क्लोरीनेशन मोनोक्लोरीनेशन। अब आपको इसमें प्रोडक्ट अपने आप लिखने हैं, आपको बताना इस केस में इस क्वेश्चन में कितने प्रोडक्ट बनेंगे और उन प्रोडक्ट का कितना होगा परसेंटेज विदाउट स्टीरियो आइसोमरिज्म, मतलब ओनली स्ट्रक्चर्ड आइसोमर्स। बताना क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स प्रोडक्ट, नो स्टीरियो आइसोमरिज्म, डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स and their percentage आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके आराम से थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन देखिए और फिर हम उसके बाद आप ट्राई करेंगे इसका आंसर के लिए। ठीक है, ठीक है, आपने होपफुली ट्राई कर लिया होगा। देखो इसमें क्या होता है, हमको ऐसे क्वेश्चन सोचने पड़ते हैं कितने हमारी टाइप ऑफ हाइड्रोजन है, पहले उसके बारे में बात करते हैं।
इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन ये वाला एक है, ये प्राइमरी हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, दो प्राइमरी कार्बन इक्विवेलेंट है, दोनों अटैच है सेम टर्शियरी कार्बन से, ये एक सेकेंडरी कार्बन है और एक प्राइमरी कार्बन है, बट ये प्राइमरी कार्बन और ये प्राइमरी कार्बन इक्विवेलेंट नहीं है, इसको बोलेंगे प्राइमरी डैश। आपको कैसे पता चलता है कि ये प्राइमरी कार्बन इक्विवेलेंट है और ये इक्विवेलेंट नहीं है? एक सिंपल तरीका है इसके लिए, जो भी हमको कंपाउंड दिया है उसमें हम लिखते हैं इसका क्लोरीन को लगा देते हैं कंपाउंड में, उस H को रिप्लेस करने के बाद अगर प्रोडक्ट का IUPAC नेम सेम होता है तो हम बोलेंगे हमारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है। अगर प्रोडक्ट का IUPAC नेम सेम नहीं होता है तो इसका मीनिंग प्रोडक्ट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इस केस में हमने इसको प्राइमरी डैश लिखा है। वैसे भी देखिए आप, ये दोनों प्राइमरी कहाँ लगे हुए हैं? सेम टर्शियरी कार्बन के साथ, और ये कार्बन कहाँ लगा है? सेकेंडरी कार्बन के साथ। तो ये कार्बन डेफिनेटली डिफरेंट है इस कार्बन से, क्योंकि ये दोनों मिथाइल ग्रुप अटैच है टर्शियरी कार्बन से, और ये CH3 अटैच है सेकेंडरी कार्बन से। तो ये सारे इसमें ये दो इक्विवेलेंट हैं, बट ये और ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो इस केस में इक्विवेलेंट कार्बन को देखते हुए हमारे बनेंगे इसमें 4 प्रोडक्ट। कौन से? एक यहाँ पर प्राइमरी से, एक टर्शियरी में, एक सेकेंडरी में, और एक बनाएंगे 1 डिग्री डैश में। तो 4 बनेंगे हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कौन से? CH2, Cl, CH, CH3, CH2, CH3, एक टर्शियरी पे हमने रिप्लेस किया, एक बनाएंगे आप रिप्लेसिंग सेकेंडरी हाइड्रोजन, और एक बनेगा प्राइमरी डैश पे। Cl, तो एक बनेगा आपका ये प्रोडक्ट। तो टोटल बनेंगे आपके यहां पर 4 प्रोडक्ट्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्रोडक्ट बनेंगे यहां पर। ये देखो, इसमें अगर हमने इसका नाम क्या है, अगर हम देखो हमने बोला था 1 डिग्री और 1 डिग्री डैश इक्विवेलेंट नहीं है। अगर डाउट है किसी बच्चे को कि क्यों इक्विवेलेंट नहीं है, तो बहुत सिंपल तरीका है। इसका क्या होगा? IUPAC नेम 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा? IUPAC नेम 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। दोनों का IUPAC नेम डिफरेंट है। एक तरीका है, सिंपल तरीका है पहचानने के लिए कि हमारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है कि नहीं है। अगर हमारे दोनों केस में नाम सेम होता है प्रोडक्ट का, दैट मीन्स कि हमारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है। नहीं है तो सेम नहीं होगा उसमें। ये और ये इक्विवेलेंट है, क्लोरीन यहां पे लगा तो भी नाम सेम रहेगा, नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 करके। तो ये हमारे बनेंगे 4 प्रोडक्ट। कौन से बनेंगे? तो नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछा है क्वेश्चन में, नॉट अबाउट स्टीरियो आइसोमर्स। तो कितने बनेंगे? 1 2 3 और 4। अब हमको देखना है कौन सा हमने H रिप्लेस किया पहले वाले के लिए, 1 डिग्री वाला, और यहां पर हमने रिप्लेस किया टर्शियरी हाइड्रोजन, यहां पे हमने रिप्लेस किया सेकेंडरी हाइड्रोजन, यहां पे हमने रिप्लेस किया फोर्थ वाले केस में 1 डिग्री डैश हाइड्रोजन। नंबर कितना है प्राइमरी का? इक्विवेलेंट होंगे 6। यहां पे टर्शियरी में 1 है, सेकेंडरी में 2 है, तो 3.2 हुआ इसका नंबर। यहां पे कितना है? 1 डिग्री डैश में 3 है। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है क्लोरीन का? इसमें सेम होता है, 1 डिग्री हो चाहे 1 डिग्री डैश 1.0, यहां पे क्या है टर्शियरी के लिए 5.0, और यहां पर क्या है सेकेंडरी के लिए 3.8। अब लेंगे हम वेट रिएक्टिविटी, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे 6 into 1, यहां पे 1 into 5, यहां पर 2 into 3.8 7.6, यहां पे 3 into 1 3 रह जाएगा। तो हमारे इस रिएक्शन में 4 प्रोडक्ट बनते हैं, और चारों में ये रहेगा इनका रेशियो 6:5:7.6:3। तो अगर हम सारा रेशियो ऐड कर लेंगे कितना आएगा? रेशियो समेशन आने पे 6 + 5 11 + 7 18 + 3 21.6। तो अगर हमको निकालना है सबका परसेंटेज, यू कैन फाइंड परसेंटेज 6/21.6 into 100, 5/21.6 into 100, 7.6/21.6 into 100, 3/21.6 into 100। ये हमारे बनेंगे 4 कंपाउंड का परसेंटेज। आप निकाल सकते हैं।
अगर हमको देखना है कि चारों प्रोडक्ट के अंदर हमारा ऑर्डर क्या हुआ यील्ड ऑफ प्रोडक्ट के लिए, कि चारों प्रोडक्ट में क्या हुआ ऑर्डर ऑफ द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट्स, यील्ड का मतलब कितना रहेगा परसेंटेज, तो सबसे अधिक किसका परसेंटेज है, थर्ड वाले का, थर्ड का परसेंटेज हाईएस्ट है क्योंकि इसका रेशियो हाईएस्ट आएगा, फिर आएगा 1 वाले का, फिर आएगा आपका 2 वाले का, सबसे कम है 4th वाले का। तो अगर हम क्लोरीन देखते हैं तो क्लोरीन में डिफरेंस बहुत नहीं है, यही आपका मीनिंग था, क्लोरीन का रिएक्टिविटी अधिक होता है, तो टर्शियरी वाला इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट नहीं है, इस केस में सेकेंडरी वाला आपका अमाउंट मैक्सिमम बन गया, बट वी कैन नॉट राइट मेजर प्रोडक्ट क्योंकि अमाउंट कंपेरेबल है इनका तीनों का, परसेंटेज में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है। बट अगर हम सेम क्वेश्चन लेते हैं यूजिंग ब्रोमीन, तो आप देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा रेशियो 1600 होता है, उस केस में हम बोल सकते थे एक्सक्लूसिवली रिप्लेसिंग टर्शियरी हाइड्रोजन, हमारा ये कंपाउंड नंबर 2 होना चाहिए था मेजर प्रोडक्ट। यही मीनिंग होता है हमारा रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल का। समझ में आया ये वाला एग्जांपल? तो इसमें एक तो ये क्वेश्चन बनता है इस केस में, तो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन आपको निकालना पड़ेगा, परसेंटेज कैलकुलेशन करना है, तो ध्यान रखिए हमको इक्विवेलेंट जो भी हाइड्रोजन होते हैं उनको देखना पड़ता है पहले, इक्विवेलेंट लेके फिर हम देखते हैं उसके बाद में नंबर कितना है, टाइप कौन सा है, फिर नंबर कितना है, फिर रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन, ये वेरी करता रहेगा। ब्रोमीन में ये गैप बहुत बड़ा होता है। ब्रोमीन अगर आपको दिया है, आपको देखना भी नहीं क्वेश्चन है, सिंपल बोल सकते हो, अगर किसी भी कंपाउंड में टर्शियरी एच हुआ दैट गिव द रिएक्शन एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट, फिर नहीं है तो सेकेंडरी को देखेंगे, और वो भी नहीं है तब फिर प्राइमरी को हम देखते हैं, तब फिर ये पॉइंट को काम आना पड़ते हैं। आई होप मेरा एग्जांपल ये आपको पॉइंट कहने का मीनिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को एक तरीका और देते हैं क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देने के लिए वो भी देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि इस रिएक्शन में अगर हम स्टीरियो आइसोमर्स इंक्लूड करते हैं तो क्वेश्चन पूछते हैं फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, इसका सपोज लिया वैल्यू ने x, फिर पूछते हैं फाइंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट और फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये इसका y ले लिया। तो क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा हुआ है द वैल्यू ऑफ x एंड y respectively are, can you guess the answer of this question? एक बार आंसर का आधा ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ बोर्ड पे, आपको देख के बताना है इसमें क्या क्या आंसर पॉसिबल होंगे इसमें से। कैन यू गेस योरसेल्फ फर्स्ट, एक बार ट्राई करो जरा अपनी तरफ से और फिर आंसर को मैच करो, ठीक है। आते हैं इसका आंसर, देखो इसका मीनिंग क्या होता है। पहला देखिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, इसका मीनिंग क्या है, आपको ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों टाइप के आइसोमर को देखना पड़ेगा। ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है, ओपन चेन कंपाउंड है, एल्किन बॉन्ड नहीं है इसमें, तो ज्योमेट्रिकल नहीं पॉसिबल, इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्जन पॉसिबल होगा रिगार्डिंग स्टीरियो आइसोमर्जन। तो अगर हम देखते हैं कौन से कंपाउंड में ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, कंडीशन आप जानते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या होता है, दे कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स। तो इस केस में यहाँ पे एक एसिमेट्रिक कार्बन है, देखो इसमें एक H है, एक CH3 है, एक इथाइल ग्रुप है और एक CH2Cl डिफरेंट ग्रुप हो गया। इस केस में कोई भी कार्बन एसिमेट्रिक नहीं है, यहाँ पर 2 मिथाइल सेम है, 2 H सेम है इसके पास, यहाँ पर ये एक एसिमेट्रिक कार्बन आएगा, इसमें H है, एक Cl है, एक CH3, एक आइसोप्रोपाइल, ये कार्बन एसिमेट्रिक नहीं है, 2 मिथाइल सेम है इसके पास, यहाँ पर भी कोई भी कार्बन एसिमेट्रिक नहीं है। तो अगर कंपाउंड में एक एसिमेट्रिक कार्बन होगा तो क्या होता है, एक तो कंपाउंड खुद होगा काउंट करेंगे और एक काउंट करेंगे इसका एनेंशियोमर, तो हम इसको 2 काउंट करना पड़ेगा, 1 + 1 डैश, 1 डैश होगा इसका आइसोमर एनेंशियोमर, यहाँ पर भी 3 + 3 डैश, इसका हो जाएगा एनेंशियोमर। तो यहाँ पे हमें 2 काउंट करेंगे, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो सारा ऐड कर लीजिए, 1 + 2 3 + 3 6, तो x का वैल्यू कितना हुआ इसमें 6। ये मीनिंग होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स के। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रोडक्ट में एसिमेट्रिक कार्बन कायरल कार्बन एटम होंगे तो हमको देखना पड़ता है कितने कार्बन
कायरल है उसके अंदर, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे आंसर को। समझ में आया? अब आता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो इसमें क्या है, द लिक्विड विच हैव स्लाइटली डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, उनको हम अलग कर पाते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका मीनिंग क्या होता है, कौन से कंपाउंड होंगे, द लिक्विड्स हैविंग different boiling points we can separate by fractional distillation। यहाँ पे ध्यान रखिए इनैंशियोमर में क्या होता है, सेम बॉइलिंग पॉइंट्स, इनैंशियोमर है सेम बॉइलिंग पॉइंट्स। तो कौन से कंपाउंड है डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, देखिए इनैंशियोमर्स मींस क्या होते हैं, इनैंशियोमर मॉलिक्यूलर मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल आर कॉल्ड इनैंशियोमर। उनका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इक्वल होता है, दे हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट। हाँ डिफरेंट किसका हुआ, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। इवन वी टेक डायस्टीरियोमर्स, they also have different boiling points। आप इसमें को ज्योमेट्री, इसका क्या होता है मीनिंग, what are diastereomers, the stereoisomer which are neither mirror image nor superimposable। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में आइसोमर के अंदर। तो इसमें क्या है, they are neither mirror image nor superimposable, we can call them diastereomers, we can call them diastereoisomers। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर कॉमन एग्जांपल्स, दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। इवन हमारे अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं उसमें इनैंशियोमर का क्या हुआ, सेम बॉइलिंग पॉइंट। अगर वहां पे कुछ होंगे कंपाउंड डायस्टीरियोमर तो उनमें बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे क्वेश्चन कभी मिलने में। तो इस केस में क्या हुआ, इनैंशियोमर को तो सेम बॉइलिंग पॉइंट हुआ, तो इसका एक फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन, तीन फ्रैक्शन, चार फ्रैक्शन इनको मिलते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। तो हमको मिलेगा 4 फ्रैक्शंस, 4 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसका आंसर क्या हुआ, 6,4 बिकम आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन 2 बार आजकल एग्जाम के अंदर है। प्रोडक्ट कितना हो सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कितना होता है, तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का फिर से समझ लीजिए, जिन लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पास में होता है, डिफरेंस कम होता है, उनके लिए यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बॉइलिंग पॉइंट इज अराउंड 10 केल्विन और इवन उसके आसपास होगा, उस केस में हम कॉमन करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसमें जिन लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा उनको अलग करते हैं बाय द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पॉइंट के ऊपर। इसको थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कंपाउंड आपको दिया है इसमें 3-मिथाइल पेंटेन, इसका हमने रिएक्शन दिया मोनोक्लोरिनेशन सनलाइट में। तो यहां पर भी क्वेश्चन सेम है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, और सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का है द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन y के वैल्यू। हमें निकालना है इसमें वैल्यू ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये चॉकलेट क्वेश्चन है, जिस बच्चे का ठीक आएगा दे कैन ईट 1 चॉकलेट। ठीक है, चलिए इसको एक बार ध्यान से क्वेश्चन ट्राई करिए। ठीक है, वीडियो पॉज कर ट्राई कर लीजिए आराम से। हमको दोनों वैल्यू निकालना है, चॉकलेट का तब मिलेगा जब दोनों ही आपके ठीक होंगे। ठीक है, इफ यू मीट पर्सनली डेफिनेटली विल बी अवेलेबल, अदरवाइज एट होम यू कैन ईट। तो यहाँ पर कैसे करें इस क्वेश्चन को, सोचिए करिए एक बार, फिर हम मैच करते हैं आंसर को। चलिए आते हैं सोल्यूशन पार्ट पे। देखो इस क्वेश्चन में हमको फिर से देखना है कितने टाइप के हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे। ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन इक्विवेलेंट है, सेम साइड में इक्विवेलेंट आएगा, ये भी इक्विवेलेंट है, ये टर्शरी, ये हम बोलेंगे प्राइमरी डैश। इसको प्राइमरी तो है बट इक्विवेलेंट नहीं है। कैसे इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि ये अटैच है टर्शरी कार्बन से और ये अटैच है हमारे सेकेंडरी कार्बन से। तो इस केस में हमारे कितने टाइप के कार्बन होंगे, एक प्राइमरी वाला, 2 सेकेंडरी वाले, एक टर्शरी वाला और एक प्राइमरी डैश वाला। तो इस केस में हमको 4 बनेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। बनाते हैं, पहले में CH2 Cl CH2 CH3 CH2 CH3 1, सेकंड CH3 CH Cl CH CH3 CH2 CH3
थर्ड CH3, CH2, CCl, CH3, CH2, CH3 और ये बनेगा CH3, CH2, CH2Cl, CH2, CH3। ये बनेगा हमारे इस रिएक्शन में 4 प्रोडक्ट्स। ठीक है, हमने रिप्लेस किया प्राइमरी H को, यहां पे करो चाहे यहां पे करो एक ही बात है। एक हमने बनाया सेकेंडरी H को रिप्लेस करके, एक बनाया टर्शियरी H को रिप्लेस करके, और एक बनाया हमने प्राइमरी डैश H को रिप्लेस करके। तो ये हमारे बनेंगे 4 स्ट्रक्चर्स। तो अब 4 स्ट्रक्चरों को देखना है कितने नंबर प्रोडक्ट पॉसिबल है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। तो हमको देखना पड़ता है कि कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हैं, कितने उसमें एसिमेट्रिक कार्बन है। पहले में कितने एसिमेट्रिक कार्बन है? केवल एक है, 1। कैसे? इसमें एक हाइड्रोजन लगा है, एक मिथाइल है, एक इथाइल है और एक क्लोरोइथाइल ग्रुप है, डिफरेंट हो गया। तो इसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन, तो 1+1 डैश हम काउंट करेंगे। यहां पे कितने हैं? इसमें 2 एसिमेट्रिक कार्बन दिख रहे होंगे आपको है। एक C पर H है, Cl है, मिथाइल है, एक C पर H है, मिथाइल है और इथाइल है। और साथ में क्या है? वी कैन नॉट डिवाइड द मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो इस कंपाउंड नंबर 2 में कितने कंपाउंड होंगे हमारे? 2 टू पावर 2, 2 एसिमेट्रिक कार्बन है। तो हमारा एक फॉर्मूला था नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। क्या था फॉर्मूला इसका? 2 टू पावर n। n क्या होता है? नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स। कब लगाते हैं? इफ वी कैन नॉट डिवाइड द मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, देन दैट फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। तो 2 टू पावर 2 मींस 4 काउंट हो गए इसमें। यहां पर एसिमेट्रिक कार्बन कोई भी नहीं है, यहां पर CH3 है, पर दोनों इथाइल इक्वल है। इसमें 2 H सेम थे, बाकी 2 इथाइल सेम थे, तो यहां भी कोई नहीं, तो 3 एक काउंट होगा, 4th एक काउंट होगा। तो अगर हम काउंट करेंगे यहां पे 2 मिलेगा, यहां पे 4 हो गया, 2 + 4 6 7 8। तो हमारा x को मिलेगा इसमें 8। ठीक होगा बच्चों का, इतना आधा चॉकलेट मिलता नहीं है। अब आते हैं y के वैल्यू निकालने पर। देखो y में क्या होता है, हमको देखना है कितने फ्रैक्शंस होंगे। अगर आपने लिखा है y की वैल्यू 4, कितना आंसर है y का? 4 है? नहीं। देखो इसमें क्या है, इस केस में आपको मैंने पॉइंट लिखा था कुछ देर पहले अभी बोर्ड पे कि डायस्टेरियोमर है डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इसमें हमको डेफिनेटली एक फ्रैक्शन मिलेगा, ये भी एक होगा, ये भी एक होगा। 3 तो यहां से मिलेंगे, बट यहां से 2 मिलेंगे फ्रैक्शंस हमको। यहां पे 2 फ्रैक्शंस होंगे जिसका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो 2 कैसे होंगे देखिए, 3 + 2 आंसर तो 5 रहेगा। वैसे आपको मैं आंसर बोल दे रहा हूं, फिर समझाता हूं। y का वैल्यू हमारा 5 होगा, x का वैल्यू 8 होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? 8 और 5। देखो 5 कैसे हो गया, इसमें 2 कैसे बनेंगे? इसको हम लिखते हैं स्ट्रक्चर को इन द फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, CH3 लिखा मैंने मिथाइल, इसको लिखा इथाइल को ET। अगर ये 2 ग्रुप डिफरेंट हो गए तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि वी कैन नॉट डिवाइड द मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब यहां पर क्या है, 2 एसिमेट्रिक कार्बन है, दोनों मैच हो सकते हैं। एक तरफ Cl CH3, तो इसका एक बनाएंगे एनेंशियोमर Cl CH3 HH। ये 2 एनेंशियोमर हुए, दोनों में क्या होगा? सेम बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम अलग लिख सकते हैं, दोनों होंगे एनेंशियोमर, इनका बॉइलिंग पॉइंट समान होता है, इक्वल होगा, तो इनको हम अलग लिख सकते हैं बाय फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। अगला क्या है? HCl। यहां पे H है, यहां पे CH3 हो गया, तो इसका हम बनाएंगे एनेंशियोमर ClH HCH3। ये 2 और होंगे बॉइलिंग पॉइंट जिनका सेम होगा। तो ये हमारे 4 बन गए इसमें स्टीरियो आइसोमर्स। 2 एसिमेट्रिक कार्बन थे, वी कैन नॉट डिवाइड द मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो हमारे बनेंगे 4 प्रोडक्ट्स, 1 2 3 4। ये 4 बन गए। अब इसमें से कितने फ्रैक्शंस होंगे जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा? इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, बट इनका और इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये क्या है? दूसरे के डायस्टेरियोमर्स हैं। इसका ये डायस्टेरियोमर है और इसका ये डायस्टेरियोमर है। तो अगर ये होंगे डायस्टेरियोमर ऑफ ईच अदर, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होने पर क्या होगा? वी कैन सेपरेट बाय फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। तो यहां से हमको मिलेंगे 2 फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन इसको बोलेंगे A, इसको बोलेंगे फ्रैक्शन B। तो A और B बोलेंगे फ्रैक्शंस को। यहां पे इसको हम लिख लेते हैं सपोज C,
जो बॉइलिंग पॉइंट पर मिलेगा इसको डी, इसको ई। तो 5 फ्रैक्शन कैसे हुए? यहां से 2 फ्रैक्शन लगे, एक फ्रैक्शन लिए, एक फ्रैक्शन लिए, इसको ए और बी बोल दिया, इसको सपोज सी बोल लेते हैं। तो 5 कौन से हुए? ए बी सी डी ई। ये 5 फ्रैक्शन आपको मिलेंगे इस कंपाउंड के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पर। समझ में आया एग्जांपल ये वाला? चलिए अच्छी बात है। अब इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहां का क्वेश्चन से पूछ लेते हैं आपका कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे। कई बार क्या होता है कि आपको हिंट देता है प्रोडक्ट के बारे में कि इतने प्रोडक्ट बन सकते हैं, फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चन ऐसे देते हैं, जैसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन और साइक्लोएल्केन, एल्केन और साइक्लोएल्केन। इसमें which give single product, single or contain only one product, on monochlorination। ठीक है, आपका फॉर्मूला दे रखा है, मींस हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। पहला दिया है C5H12, बिट बी दिया है C8H18, आपका सी दिया है C6H12। ठीक है, तो आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, बिट्स ए बी सी दिया है इस क्वेश्चन में। एक बार फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, ट्राई करो अपनी तरफ से एंड देन फाइंड आंसर। चलिए आंसर आते हैं। इसमें क्या दिया है? C5H12 है, क्या लिखा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए बार फिर से। गिव्स ओनली वन प्रोडक्ट ऑन मोनोक्लोरिनेशन। फॉर्मूला आपको दे रखा खाली है, इसका मीनिंग क्या हुआ? विच कंपाउंड कैन गिव ओनली वन प्रोडक्ट ऑन मोनोक्लोरिनेशन? Only those compound which have only one type of hydrogen atom। सारे ही इसमें H कैसे होना चाहिए? इक्विवेलेंट होना चाहिए। सारे इसमें H कैसे होना चाहिए? इक्विवेलेंट होना चाहिए। देखते हैं पहले केस में क्या होगा। C5H12 में DB0, ये कंपाउंड कैसा हुआ? ओपन चेन है दोनों। यहाँ पर एक चीज और देखिए, यहाँ पर क्या है? DB हमारा क्या है? 1 आ रहा है, तो ये कंपाउंड होगा साइक्लोएल्केन। लेट्स सी फर्स्ट कंपाउंड। इसका मीनिंग क्या होगा? CH3, सारे H इक्विवेलेंट होने चाहिए 5 कार्बन पे, तो ये आपका हो जाएगा नियोपेंटेन। पहले का आंसर हुआ ये वाला नियोपेंटेन। यहां पर क्या होना चाहिए? सारे H इक्विवेलेंट होने के लिए फिर से सेम स्ट्रक्चर, दे शुड हैव ऑल द हाइड्रोजन इक्विवेलेंट। तो इसमें कंपाउंड आपका होगा ये वाला, इसी का एक पार्ट और होगा। तो सारे ही हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, कहीं भी आप H की जगह पे क्लोरीन लगाइए, सबका एक ही प्रोडक्ट बनेगा सेम टाइप का। यहां पे क्या होगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 दिया है, मीनिंग ये कंपाउंड आपका साइक्लिक होगा। साइक्लिक में सारे के सारे H इक्विवेलेंट हो तो एक ही कंपाउंड बचता है साइक्लोहेक्सेन। इन साइक्लोहेक्सेन वी विल हैव ऑल सेम पोजीशंस, ऑल पोजीशन इक्विवेलेंट। कहीं भी लगाओ क्लोरीन को, नाम पड़ेगा 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। तो ये हमारा होगा। अगर मैं सपोज लिखता है एग्जांपल लेके कि इस कंपाउंड में CH3 पूछा, इस केस में अगर हम करते हैं मोनोक्लोरिनेशन, can you tell it can form how many product possible without stereoisomerism? Find the product without stereoisomerism। तो इसमें कौन से बना सकते प्रोडक्ट? आप यहाँ पे देखो, एक तो आपका यहाँ पर आ सकता है Cl, एक यहाँ पे आएगा आपका टर्शरी C के पास आएगा Cl, एक आपका आएगा इस पोजीशन पर Cl, एक आपका आएगा इस पोजीशन पर Cl, एक आपका आएगा इस पोजीशन पर Cl। देखो इस केस में ये तो एक ही टाइप का कार्बन है, तो एक ही बनाएंगे प्रोडक्ट। यहाँ पे टर्शरी में एक बनाया, ये दोनों सेकेंडरी इक्विवेलेंट थे। ये सेकेंडरी इक्विवेलेंट है, कहीं लगाइए
इक्विवेलेंट प्रोडक्ट एक बनाएंगे। यहाँ पे दोनों ये सेकेंडरी भी इक्विवेलेंट है बट डिफरेंट होगा पोजीशन वाइज, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाया, ये सेकेंडरी डिफरेंट हो जाएगा इस केस में। तो अगर हमने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो यू कैन सी वी गेट 5 प्रोडक्ट्स ऑन द रिएक्शन ऑफ मोनोक्लोरिनेशन, 5 प्रोडक्ट विदाउट स्टीरियोआइसोमरिज्म। अगर पूछता है कि विद स्टीरियोआइसोमरिज्म कितने प्रोडक्ट आ सकते हैं, फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमरिज्म, तो कितना आंसर आएगा इस केस में, इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमरिज्म। कितना आएगा प्रोडक्ट यहां पर, पहले में कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, यहां पे ये चेन सेम हो जाएगा पूरा एक्चुअली, यहां पर भी कोई भी नहीं है, यहां पर क्या हो जाएगा, 2 होंगे एसिमेट्रिक कार्बन, प्लेन पॉसिबल नहीं है, यहां पे भी 2 होंगे एसिमेट्रिक कार्बन, प्लेन पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस केस में। यहां पर क्या होगा, यहां पर चेन आपका सेम हो जाता है, दैट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, बट प्लेन सेम होने से क्या होता है, प्लेन का मीनिंग क्या होगा इसमें, अगर हम प्लेन से ड्रॉ कर सकते हैं तो इसमें हमें काउंट करने के लिए आपको फिर देखना पड़ता है कि कार्बन को सिमेट्रिक काउंट कर सकते हैं क्योंकि CH2 ये सेम आ रहा है दोनों साइड से, बट देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म 2 आएगा यहाँ पे 2 टू 2 4 करेंगे, 2 से 2 ट्रांस दोनों एक्टिव, यहाँ पे भी 2 टू 2 4 करेंगे, 2 सिस और ट्रांस दोनों ही एक्टिव होंगे इसमें, तो 4 + 4 10 + 2 सॉरी 4 + 4 + 2 10 हो गया 11 12। तो अगर क्वेश्चन देगा तो आप क्वेश्चन के हिसाब से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हेलोजनेशन रिएक्शन होता है। अब कुछ सिंपल रिएक्शंस हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं होती हैं बट फिर भी बेसिक आइडियाज का कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं, ध्यान रखिए इसमें। लेट अस सी सम अदर रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। अभी ये रिएक्शंस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, कुछ रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, स्पेशली वो रिएक्शन ध्यान से देखिए बिकॉज एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बाकी जैसे हमारा इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शंस तो एक आता है इसमें आइसोमेराइजेशन और एक है एरोमेटाइजेशन। तो लेट्स सी ऑल द रिएक्शंस जो हमारी थोड़ा एक्स्ट्रा भी है। पहला देखते हैं रिएक्शन यहाँ पर आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। इसका मीनिंग क्या होता है आइसोमेराइजेशन रिएक्शन का, कि एक हमको एल्केन दिया है, इसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl, तो क्या आपको देगा प्रोडक्ट रिएक्शन के अंदर, इट गिव ब्रांचिंग इन द कार्बन चेन। मान लो हमारे पास कंपाउंड दिया है N-ब्यूटेन, इसको हमने हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl, तो क्या देगा आपको प्रोडक्ट यहाँ पर, इट गिव द रिएक्शन आइसोपेंटेन। ब्रांचिंग हो जाएगा इसके अंदर, ये इसका मीनिंग कि ब्रांचिंग आपका होगा कंपाउंड के अंदर। अगर हमारे पास कंपाउंड दिया है N-हेप्टेन, व्हाट इज N-हेप्टेन, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा कंपाउंड क्या है N-हेप्टेन। इसको भी ट्रीट किया हमने सेम कंडीशन में, तब क्या देगा प्रोडक्ट यहाँ पर, ये आपका ब्रांचिंग आपको दे देगा, इस तरह से ब्रांचिंग आपको बढ़ाएगा इसमें। अगर हमारा कंपाउंड है N-ऑक्टेन, मींस 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसमें अगर इन सेम कंडीशन हीट करने पर इन द रिएक्शन इट के प्रोडक्ट आइसोऑक्टेन, 1 2 3 4 5 6 7 8, it is called isooctane. In octane number this is the compound used here, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा, इसको बोलते हैं आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस नहीं है बट फिर भी आपको एक रिएक्शंस को इनको देखना पड़ता है, एनसीईआरटी में मेंशन किए हैं तो क्वेश्चन पूछते हैं हम अंदर है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन आता है एरोमेटाइजेशन का, एरोमेटाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड रीफॉर्मिंग। यहां पर क्या होता है कि अगर हम कंपाउंड आपको दिया है, ओपन चेन है, पॉसिबिलिटी है उसमें एरोमेटिक होने का, तो दे अंडरगो एरोमेटाइजेशन, प्रोडक्ट बन जाएगा एरोमेटिक ऐसे रिएक्शंस में। जैसे एग्जांपल हमको दिया है, सपोज N-हेक्सेन दिया है 1 2 3 4 5 6, N-हेक्सेन आपको दिया है, इसको हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3
or Cr2O3, or you can take V2O5 or take MO2O3 at high temperature around 500 degrees Celsius, that's in Kelvin, 773 Kelvin, and we take pressure range 10 to 20 atm pressure. तो क्या देगा यहाँ पर बेंजीन. बेसिकली यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन का रिएक्शन. यहाँ पर हाइड्रोजन लॉस होगा इस रिएक्शन के अंदर. दिस रिएक्शन आल्सो कैन बी कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन टाइप रिएक्शन. अगर हम लिखते हैं सपोज सिमिलर कंडीशन में N-heptane, कैन यू गेस द प्रोडक्ट? इफ यू टेक N-heptane 1 2 3 4 5 6 7, ये कंपाउंड है N. N का मीनिंग है नॉर्मल विदाउट एनी ब्रांच. व्हेन यू टेक N-heptane in similar conditions, can you tell product of the reaction? ये आपको देगा प्रोडक्ट यहाँ पर टोलुइन. अगेन एरोमेटाइजेशन, प्रोडक्ट बिकम टोलुइन. यहाँ पे 6 कार्बन तो बेंजीन बना, यहाँ पे 7 कार्बन तो क्या आपको देगा प्रोडक्ट यहाँ पर इन द रिएक्शन के प्रोडक्ट टोलुइन. ठीक है, तो ये हुआ एरोमेटाइजेशन. रिएक्शंस के दो कॉमन एग्जांपल्स. नेक्स्ट रिएक्शन कैन बी टेकन हियर. रिएक्शन ऑफ पायरोलिसिस और क्रैकिंग. क्या होता है अगर हीट करते हैं हम एल्केन्स को, तो दे कैन ब्रेक अप इन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स नॉर्मली बाय लॉस ऑफ बाय ब्रेकिंग ऑफ सीसी बॉन्ड. देखिए होता क्या इसमें जब क्रैकिंग होता है, क्रैकिंग का मीनिंग क्या होता है, ए बिगर मॉलिक्यूल breaks into a number of smaller molecules by cracking reaction. A bigger molecule break up into a number of smaller particles, smaller molecules, then that's reaction called reaction of cracking or pyrolysis reaction. इसमें क्या होता है, हीट करने पे देखिए हमको एक कंपाउंड आपको दिया है. इस केस में मान लो प्रोपेन ले लेते हैं. प्रोपेन को हम हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर और अराउंड 600 डिग्री सेल्सियस, तो क्या आपका प्रोडक्ट देगा इन द रिएक्शन कैन गिव प्रोपीन प्लस कैन गिव इथेन प्लस इन द रिएक्शन कैन गिव मीथेन प्लस इन द रिएक्शन कैन गिव हाइड्रोजन. यहां पर क्या होता है देखिए, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में सीसी बॉन्ड भी ब्रेक होता है, तब आपका देगा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, और साथ में CH बॉन्ड भी ब्रेक होते हैं. CH बॉन्ड ब्रेक होने से आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन गैस और एल्कीन बन सकता है इस केस में. तो जब ये क्रैकिंग होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट द मीनिंग ऑफ रिएक्शन ऑफ पायरोलिसिस? ऑन हीटिंग ए कंपाउंड डिकम्पोज, ऑन हीटिंग टू हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूल डिकम्पोज इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड द मीनिंग ऑफ दिस टर्म और रिएक्शन पायरोलिसिस रिएक्शन. इसको क्रैकिंग भी बोलते हैं. ठीक है, तो अगर हमारे पास कंपाउंड था प्रोपेन से आपका बना प्रोपीन, इथेन प्लस मीथेन प्लस हाइड्रोजन. अगर हमारे पास सपोज कंपाउंड होता है एन ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3. ठीक है ना, इसको भी अगर हम हीट करते हैं सेम कंडीशंस, इट कैन गिव नंबर ऑफ प्रोडक्ट. क्या क्या आपको दे प्रोडक्ट में ब्यूटीन दे सकता है आपका है 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, कैन गिव प्रोपीन, कैन गिव इथेन, कैन आल्सो गिव द रिएक्शन इथीन प्लस हाइड्रोजन, मीथेन एंड हाइड्रोजन. तो यहां पे भी बहुत सारे प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे इसमें. इसको हम बोलते हैं रिएक्शन ऑफ पायरोलिसिस रिएक्शन और क्रैकिंग रिएक्शन. ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन कैन बी टेकन कंबस्शन रिएक्शंस. कंबस्शन कॉमन रिएक्शन है एल्केन का. अगर हमारे पास कंपाउंड है CnH2n+2, ये हमारे एल्केन्स होंगे, इसका कंबस्शन करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, N+2n+2 बाई 4 कर देंगे. यहां पर इतना हमको O2 चाहिए कंबस्शन रिएक्शन में. प्रोडक्ट क्या देगा इसमें, NCO2 प्लस 2n+2 बाई 2 आपको देगा वाटर मॉलिक्यूल्स. 2 का कैसे हो सकते हैं, तो ये हमारा कॉमन कंबस्शन रिएक्शन होते हैं, उसको यूज कर सकते हैं. कंबस्शन रिएक्शंस ऑफ
एल्केन्स क्या बनेगा, तो कंबस्शन में नहीं होता है कंप्लीट कंबस्शन। यहाँ पर हमारा एल्केन हो या साइक्लोएल्केन हो, क्या देंगे प्रोडक्ट यहाँ पर, CO2 गैस प्लस वाटर। O2 गैस विल बी एक्सेस। अगर हम O2 का अमाउंट कम लेते हैं, अगर हम करते हैं ऑक्सीडेशन इज पार्शियल टाइप, तब आपका रिएक्शन में डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं अंडर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एज वेल हियर। देखिए हम कुछ यहाँ पे और रिएक्शंस लेते हैं। यहाँ पर इसे कंट्रोल ऑक्सीडेशन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए पहले अगला दिया है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पर हमने लिखा है एल्केन का, मीथेन का लेते हैं ऑक्सीडेशन कंट्रोल मींस ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं है। एक था कंप्लीट कंबस्शन, तब बनता है CO2 गैस प्लस वाटर बनता है एल्केन से। कंप्लीट कंबस्शन करने पर O2 सप्लाई इज एक्सेस। अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन करते हैं कंट्रोल कंडीशंस में, तब क्या होगा, जैसे यहाँ पर बना है CH4 का रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ O2 कॉपर कैटलिस्ट एट टेम्परेचर 523 केल्विन, प्रेशर 100 atm, तो क्या बनता है इस केस में CH3OH बनेगा। अगर हम इसमें ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ MO2O3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड प्लस 3 स्टेट है मोलिब्डेनम का, तो ये आपको देगा प्रोडक्ट फॉर्मल्डिहाइड एंड H2O। अगर हम लेते हैं हायर एल्केन लेते हैं, इफ इट इज हायर एल्केन्स ऑन ऑक्सीडेशन, यहाँ पर क्या होगा इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज एसिडेट, तो ये आपको दे देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्लस वाटर। एक है केमिकल ऑक्सीडेशन। नॉर्मली क्या होता है, एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव और रेजिस्टेंट टू फॉर ऑक्सीडेशन, केमिकल ऑक्सीडेशन। बट अगर किसी भी एल्केन में क्या होगा, टर्शियरी H होगा, इफ दे हैव टर्शियरी हाइड्रोजन, तब यहाँ पर ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है। अगर एल्केन के पास क्या होगा, टर्शियरी हाइड्रोजन होगा, तब ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। और क्या देगा, एल्कोहल देता है। उतना कॉमन नहीं, पर टर्शियरी अगर H होगा तभी ये रिएक्शन हो सकता है कि एल्केन से आपको बनता है एल्कोहल। अगला है इनकम्प्लीट कंबस्शन। अगर हम मीथेन का स्पेशल लेते हैं कंप्लीट कंबस्शन में, तो था CO2। इफ इट इज इनकम्प्लीट कंबस्शन, तो ये आपको दे देगा बर्निंग इन एयर बट सप्लाई ऑफ एयर इज लिमिटेड, तो क्या देगा प्रोडक्ट में, इट कैन गिव CO और कार्बन ब्लैक। ब्लैक कार्बन में सिंपल कार्बन इज एयर, ब्लैक होता है, और CO बनेगा आपका प्लस H2O। तो ये बनता है प्रोडक्ट इन इनकम्प्लीट कंबस्शन रिएक्शंस। ठीक है, इसमें कुछ थोड़ा सा रिएक्शन और लिख लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक हमारा एल्केन खत्म होगा।